इस वक्त रात के 8:30 बज चुके थे। महेश बाजार से बाहर आने वाली सड़क के किनारे एक नीम के पेड़ के नीचे खड़ा बार बार बेचैनी से बाजार की तरफ देख लेता। उसकी आंखों में नींद भरी थी और इस सर्द रात में सिर्फ एक कमीज पे स्वेटर डाले, एक पैंट और टूटी चप्पल के सहारे वो आज अपनी किस्मत से कुछ समय छीनने आया था। उसने बाइक की तरफ देखा। पुरानी थी मगर चलती ठीक ठाक थी। काश मेरी भी ऐसी बाइक होती। ये ख्याल उसके मन में उस रात ना जाने कितनी बार आया। दरअसल वो ये बाइक अपने दोस्त अंसारी से मांग लाया कि बड़े भाई की तबीयत ठीक नहीं, रात बरात हो सकता है डॉक्टर के पास ही भागना पड़े। उसकी इस बात पे अंसारी ने बाइक के लिए मना नहीं किया, बल्कि तुरंत बाइक की चाबी महेश को देते हुए कहा, भाईजान रात को ले जाया करो ये बाइक जब तक बड़े भैया विष्णु की तबीयत खराब है। कोई और जरूरत हो तो जरूर बताना भाईजान, आपके लिए हम हमेशा हाजिर हैं। ऐसा नहीं था कि महेश के बड़े भाई विष्णु की तबीयत खराब नहीं थी। हां, सच तो यह था कि बहुत खराब थी। सर्जन ने बोल दिया था कि बड़ी आंत काटनी ही पड़ेगी। अंदर इन्फेक्शन आखिरी चरम पे था। अगर ऑपरेशन जल्दी नहीं किया गया तो शायद बात हाथ से निकल जाएगी। पिछले साल मार्च से ही विष्णु बिस्तर पे था। कभी दर्द की ऐसी टीस उठती कि अक्सर वो छटपटाते हुए जमीन पे गिर जाता। नीम हकीम वैद्य से थोड़ा बहुत इलाज चलता भी रहा। कभी आराम मिल जाता तो कभी निगोड़ा दर्द आके फिर दस्तक दे देता। अब जनवरी आ चुकी थी। विष्णु की हालत ज्यादा खराब होने पे डॉक्टर को दिखाया तो 2 लाख रुपए की जरूरत सामने आ खड़ी हुई। आखिर ऑपरेशन जो होना था, महेश के लिए ये एक बहुत बड़ी रकम थी। जो ये मकान था, इस मकान को तो बापू पहले ही गिरवी रख गए थे, सो ये बेचा भी नहीं जा सकता। और सच बात तो ये है कि महेश के लिए इस रकम का सूद भी ठीक से चुकाना बहुत बड़ी बात थी। तभी अचानक एक आवाज ने उसे चौंका दिया, भैया चाय, चाय भैया, भैया चाय गर्मा गर्म। महेश ने देखा एक छोटा सा लड़का चाय की केतली लिए खड़ा है। करीब 13 साल उसकी उम्र होगी। अरे भैया चाय पी लो भैया, गर्मा गर्म चाय भैया। हां, ठंड बहुत ज्यादा थी। ए बाबू कितने की है चाय? 2 रुपया बाबू, 2 रुपया। वो लड़का अपने दूसरे हाथ की 2 उंगलियां ऊपर उठाते हुए बोला, भैया 2 रुपये में गरम गरम चाय पी लो ना भैया। महेश ने जेब में हाथ डाले तो उसकी जेब से 3.5 रुपए बाहर आए। उसने चाय की केतली की तरफ देखा और 2 रुपये उस लड़के की तरफ बढ़ा दिए और फिर कंधे पे लटके थैले से कुल्हड़ निकाल लड़के ने आनन फानन में चाय महेश की तरफ बढ़ा दी। आह, गरम कुल्हड़ का एहसास, जैसे वो कुल्हड़ ठंड को मुंह चिढ़ा रहा हो। महेश ने होठों से कुल्हड़ को छुआ और हल्की सी सुड़की ली। आह, जैसे जिंदगी ने हाथ बढ़ाकर महेश को थाम लिया हो। गर्मी का एहसास गले से पेट तक उतरता चला गया और वो उस चाय वाले लड़के को सड़क की दूसरी ओर जाता देखता रहा। चाय पीते हुए महेश की निगाह फिर बाजार की तरफ उठ गई। आती हुई हर गाड़ी को बड़े ध्यान से देखता, पहचानता, फिर मायूस होके चाय सुड़क लेता। दरअसल पिछली 2 रातों से यही होता रहा था। महेश यहां आता, 2-3 घंटे खड़ा रहता, फिर मायूस सा वापस चला जाता। वापस जाता भी तो कहां, भाई के दर्द के कारण पिछली 3 रातों से वो सो नहीं पाया और फिर दिन भर फैक्ट्री में काम करते हुए निकल जाता। सच बात तो यह भी है, प्लास्टिक के खिलौने की फैक्ट्री से 8,000 की मामूली पगार पाकर वो विष्णु के इलाज का खर्च कैसे उठा पाता। करीब 2,000 ब्याज के चले जाते, फिर बचे हुए करीब 5,000 में खाने का खर्चा, बस किराया, विष्णु की दवाई खर्च निकालना बेहद मुश्किल था। उसने कई बार फैक्ट्री मालिक को कहा कि पगार बढ़ा दे, मगर वहां से साफ बोल दिया गया कि 8,000 से 1 पैसा ज्यादा नहीं मिल सकता।
सिर्फ खिलौने पैक करने की पगार यही है। महेश की निगाह सामने से आ रही एक महिला पे पड़ी। हरी सी बनारसी साड़ी में लिपटी वो महिला बड़ी आकर्षक लग रही थी। उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। महेश टकटकी लगाए दोनों को देखता रहा। चाचू, ओ चाचू, मुझे नहीं गाना, कोई भी गाना। जैसे अतीत से लाली की आवाज उसे फिर पुकार रही है। उसे फिर सब याद आने लगा, जैसे सब सामने से धीरे धीरे गुजर रहा हो। नाना लाली, जे बात जे बेईमानी नहीं चलेगी। शरत हारी है तो गाना तो पड़ेगा तुझे। महेश की जिद पे वो जोर से हंसती हुई विष्णु यहां मालती की गोद में जाकर छिप जाती। उसकी जोर से गूंजती हुई हंसी जैसे पूरे परिवार के लिए गाने के समान थी। 5 साल की लाली जैसे परिवार की जान हो और मालती भाभी ना हो के जैसे मां का दूसरा रूप हो। हरी बनारसी साड़ी में उस दिन देखा तो उसने अपनी भाभी को जब वो आखिरी बार लाली के साथ बाजार गई। बाजार क्या गई, जैसे परिवार और घर का चैन सुख सब चला गया। ना भाभी लौटी ना लाली लौटी। देर रात तक दोनों भाई हर तरफ भागते रहे, हर तरफ ढूंढते और लाली और भाभी को खोजते रहे। मगर बाद में पुलिस ने बताया कि बाजार से दूसरी तरफ मेले की ओर जाते वक्त एक बस का संतुलन ड्राइवर के कारण बिगड़ गया और वो बस काल का ग्रास बन दोनों को लील गई। एक पल में जैसे सब कुछ बिखर गया हो। हां, लाली आज भी वैसे ही है पास, हंसती हुई। 3 साल हो गए इस हादसे को, मगर महेश को लाली का हंसना आज भी ऐसा लगता है जैसे आज उसके पास ही है लाली, आज हंस रही उसके पास। हां भाभी, कछु ना होगा भैया को। वो उनको याद कर बस अपनी रौ में बोलता चला गया। हम कराएंगे इलाज भैया का, कछु ना होगा उनको, मजाल नहीं काल की भाभी की भैया को हमसे छीने। उसकी मुट्ठियां भिजती चली गईं। उसकी नजरें फिर सामने से आती जाती गाड़ियों की तरफ पड़ी और बेबसी से महेश दोबारा सड़क पे यहां वहां टहलने लगा। कसमसाते हुए उसने बेल्ट की तरफ हाथ बढ़ाया और वहां फंसे एक लोहे के टुकड़े को अपने हाथ से सहलाया। उसने धीरे से वो बेल्ट से बाहर खींचा। अगले ही पल उसके हाथ में एक पुरानी देसी गन थी, जिसको शायद देसी कट्टा भी कहा जाता है। उस कट्टे को महेश ने धीरे से खोला। उसमें से चमचमाता कारतूस थोड़ा सा बाहर निकल आया, जैसे उसने धीरे से बोला हो, चिंता मत कर महेश, मैं तेरे साथ हूं। महेश की आंखों में जैसे खून उतर आया हो। हां, थोड़ी देर ना जाने क्यों उसने इस कट्टे को और कारतूस को देखता रहा। फिर जेब में हाथ डाल एक कारतूस और महेश ने बाहर निकाला। बस 2 कारतूस, यही थी उसकी आखिरी पूंजी। पिछले सोमवार महेश ने यह कट्टा और 2 कारतूस वहीं गली के ज्ञानेश से खरीदा था। सारी तनख्वाह चली गई थी इसे खरीदने में। ज्ञानेश जेब कतरी का काम करता था और कई बार जेल भी जा चुका था। देसी कट्टे बेचना भी उसके काम के अंदर शामिल था। बचपन से एक साथ पढ़ने की वजह से महेश को आसानी से ज्ञानेश से यह कट्टा मिल गया। वो बात अलग है, ज्ञानेश ने इस सौदे में कुछ ज्यादा ही कमा लिया। 1500 का कट्टा उसने महेश को 7000 में बेचा और ये 2 कारतूस भी उस कट्टे के साथ महेश को दे दिए। महेश के लिए तो ये एक एहसान जैसा था। महेश ने चुपचाप से वो कट्टा अपनी बेल्ट में वापस फंसा लिया। उफ, ठंडक का ये एहसास। लोहे से बना कट्टा जैसे बर्फ की तरह महेश के पेट से जा चिपका। ठिठुरता सा महेश सामने देख टहलने लगा। शायद यही एकमात्र रास्ता था उस ठंड से बचने का। माणिक लाल, हां, माणिक लाल नाम ही था उस दुकानदार का। थोक का व्यापारी था। जो खिलौने महेश के मालिक की फैक्ट्री में तैयार होते थे, वहीं से ये माणिक लाल अपना माल खरीदता था। महेश उसे अच्छी तरह जानता था, जाने भी भाई क्यों ना।
आखिर कई बार महेश उसके गोदाम तक खिलौने देकर आया था। गोदाम ही एक तरह से माणिकलाल की दुकान भी थी, बाजार के बीचों बीच। वहीं से छोटे बड़े दुकानदार उससे खिलौने ले जाते थे। पिछली 2 रातों से महेश उसी माणिकलाल का यहां इंतजार कर रहा था, मगर माणिकलाल इस रास्ते से न आके कहीं और से घर चला जाता। वैसे उसके घर जाने का रास्ता यही है। महेश को विश्वास था कि वो जरूर यहीं से आएगा। हाँ, 1-2 दिन किसी काम की वजह से रास्ता बदल लिया होगा, मगर सही रास्ता तो यही है और उसको यहीं से आना चाहिए। महेश को बाखूबी मालूम था कि माणिकलाल के पास दिन भर में करीब 2-2.25 लाख की जमा पूंजी आ ही जाती है, और बस इतना ही पैसा महेश की जरूरत भी थी। सच तो यह है कि उसकी 2 लाख से ज्यादा की इच्छा भी नहीं थी। उसके लिए तो इतना ही काफी था कि मौत के बढ़ते हुए कदम, मौत के बढ़ते हुए पंजे से अपने भाई को किसी तरह बचा ले। ये 2 कारतूस शायद उसको इस परेशानी से बाहर निकाल दें। यही सोच महेश दोबारा बाइक पे बैठ के माणिकलाल का इंतजार करने लगा। एक सच ये भी है, इससे पहले कभी महेश ने किसी से झगड़ा भी नहीं किया था, कभी गाली नहीं दी थी, अपनी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया था। आज जरूरत थी तो हाथ इस घिनौने मौत की खिलौने तक पहुंच गए, वरना वो तो उन प्लास्टिक की खिलौने को पैक करने में ही खुश था। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, महेश के हाथ कांपने लगे थे। एक डर कहीं धीरे से उफनता हुआ उसकी रीढ़ की हड्डी में बहने लगा। क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मैं आज गोली चला भी पाऊंगा? अगर गोली नहीं चली तो? अगर ये कट्टा खराब हुआ तो? ना जाने कैसे कैसे विचार उसके मन मस्तिष्क के अंदर पनपने लगे। विश्वास और अविश्वास की लड़ाई शुरू हो गई कहीं उसके बहुत भीतर। तभी उसके अंदर गूंजती लाली की खिलखिलाहट ने जैसे उसे जगा दिया हो। हाँ लाली, मेरे बेटा, कुछ ना होगा तेरे बापू को। जैसे लाली उसकी बात सुन के जोर से हंसी हो, और उसके बदले में महेश भी धीरे से मुस्कुराया। हाँ बिटिया लाली, हाँ, मैं तेरे बापू को कुछ ना होने दूंगा। महेश बड़बड़ाता हुआ बाइक पे बैठा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, और तभी उसने बाजार से निकलती एक वैन को देखा, सफेद वैन। हाँ, एक ही नजर में वो पहचान गया कि यही माणिकलाल की वैन है। हाँ, वो ही है जैसे महेश सोते से जागा हो, हड़बड़ा सा गया वो, जिसका इंतजार पिछली 2 रातों से कर रहा था। वो सामने है, 2 लाख की जमा पूंजी सामने है। उसने हड़बड़ाते हुए बाइक पे किक मारी। बाइक ने जैसे महेश की हालत देख उसकी बात मान ली और एक ही किक में स्टार्ट हो गई। माणिकलाल की वैन महेश के सामने से गुजरती चली गई। महेश ने भी बाइक तेजी से आगे बढ़ाई और वैन के पीछे हो लिया। महेश जानता था कि लगभग 2 किलोमीटर आगे मोड़ पे थोड़ा सा रास्ता सुनसान है, वहीं वो वैन पे गोली चलाएगा। उसने रुमाल से अपना चेहरा ढक लिया था। पहली गोली वो वैन पे चलाएगा जिससे माणिकलाल वैन रोक ले, फिर डरा के उससे उसका बैग ले लेगा और चलता बनेगा। बहुत सीधा सा प्लान उसने बनाया था, बिना यह सोचे कि अगर गोली वैन से टकराई या वैन का शीशे में छेद करके निकल भी गई तो क्या माणिकलाल वैन रोकेगा? अगर वो वैन नहीं रोकता है और वैन को लेके भाग जाता है तो? बहरहाल इस वक्त महेश के दिमाग में ये सब बातें नहीं थी। वो बस वैन के पीछे अपनी हिम्मत बटोर उस सुनसान रास्ते के इंतजार में था। थोड़ी देर भी ना गुजरी कि वो सुनसान सा रास्ता, वो सुनसान सा मोड़ महेश को दिखने लगा। महेश के स्वेटर से भेदती ठंडी शीत लहर के कारण उसके दांत किटकिटाने लगे थे। महेश ने हिम्मत कर बाइक की स्पीड तेज की
वो वैन से पहले उस मोड़ पे पहुंचना चाहता था कि वो वहां से सामने से वैन के शीशे पे गोली चला सके, जिससे माणिकलाल डरकर वैन में ब्रेक लगा दे। बाइक तेजी से वैन को पीछे छोड़ती हुई आगे निकल गई। लगभग 90 की स्पीड होगी उस वक्त उसकी बाइक की। वो तेजी से उस मोड़ पे पोजीशन लेना चाहता था। उसका सारा ध्यान साइड के बैक व्यू मिरर पे था, जिससे वो वैन को पीछे आते हुए देख रहा था। फासला लगातार बढ़ने लगा। मोड़ पे पहुंचते ही महेश ने पीछे देखा और बाइक को हल्के से धीरे करी। एक जबरदस्त सीटी की आवाज ने उसे हड़बड़ा दिया। हड़बड़ाते उसने देखा कि वहीं मोड़ पे बाइक की चेकिंग चल रही है। करीब 10-12 पुलिस वालों ने इलाका घेर रखा है। वो हड़बड़ाते हुए बाइक तेज करके भागा। पकड़ पकड़ उसे, पकड़ पकड़, भाग रहा, पकड़। एक पुलिस वाला बहुत तेजी से चिल्लाया और महेश के सामने से 2 पुलिस वाले उसकी तरफ भागे। एक के हाथ में लाठी थी तो दूसरे पुलिस वाले ने अपने हाथों में राइफल थाम रखी थी। महेश ने हड़बड़ाहट में बाइक को पूरी ताकत से मोड़ी। बाइक तेज आवाज के साथ फिसलती हुई गिरती चली गई। महेश बाइक से लुढ़कता थोड़ी दूर जाके गिरा। सारा सपना, सारी कोशिश जैसे टूट गई हो। महेश उठ के भागा, मगर वो तेज पीड़ा से करहा उठा। शायद उसका घुटना टूट गया था। वो जोर से चिल्लाते हुए जोर से चीखा, दूर रहो। उसने पुलिस वालों को तेजी से अपनी ओर भागते हुए देखा। ना जाने क्या शक्ति थी या डर था पकड़े जाने का कि महेश ने अपनी बेल्ट में फंसा देसी कट्टा खींच लिया और पुलिस वालों को डराने के लिए एक फायर ऊपर कर दिया। या शायद डर या हड़बड़ाहट में उससे यह गलती हो गई। और तभी 4 धमाके, सुलगती दर्द भरी कुछ टीसें महेश के सीने और पसलियों में समाती चली गई। लाली, लाली। अंधेरे में धुंधली होती उसकी आंखें और उसके मुंह से बस यही आखिरी शब्द निकला। बस इतनी सी थी हमारी आज की ये कहानी।